हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2012 के क्वेश्चन पेपर सोशल स्टडीज़ के। कल हमने जनवरी महीने वाले कंप्लीट कर लिए थे और आज हम सोशल स्टडी के नवंबर महीने वाला पेपर एसएसटी का पूरा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। द सिस्टम ऑफ टैक्स बिकम मोस्ट प्रोमिनेंट इन द पीरियड ऑफ। जो टैक्स सिस्टम था, कर प्रणाली थी, वो सबसे प्रमुख अवधि बन गई। कब बन गई, किन के टाइम पे? ऑन द पीरियड ऑफ महाजनपद, गुप्तास, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एज। महाजनपद, गुप्तास, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक एज, वैदिक युग में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाजनपद। महाजनपद के टाइम में जो ये कर प्रणाली थी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। महाजनपद आपको वैसे पता है क्या होते हैं? महाजनपद ये दो शब्दों से मिलकर बनाए महाजनपद, महा प्लस जनपद। जो जनपद हुआ करते थे ये बहुत ही छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और जो ये महाजनपद हुआ करते थे ये कॉम्बिनेशन हुआ करते थे जनपद का। ठीक है। और जो जनपद हुआ करते थे इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे गाँव हुआ करते थे। जैसे कि भारत है ना, भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर छोटे छोटे जिले हैं। ठीक है। तो इसी तरह महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद जब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाया करते थे, जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जब जनपद हुआ करते थे, जब वो शक्तिशाली हो जाया करते थे तो उन्हें हम महाजनपद का नाम ले लिया करते थे कि ये महाजनपद हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है? चारों ओर पृथ्वी की गति, जो गति होती है, कौन करता है गति? पृथ्वी। ये हमारा सूरज है, इसके जो छोटे छोटे जो हमारे अर्थ है, इसके जो घूमती है, इसके इसके चारों तरफ अराउंड इसके घूमती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सी, ऑप्शन सी रोटेशन, या ऑप्शन डी रेवोल्यूशन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑर्बिटल प्लेन, रोशनी का घेरा, रोटेशन या परिक्रमण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेवोल्यूशन। अभी मैं आपको बताता हूँ ये रेवोल्यूशन क्या होता है। जब ये पृथ्वी पृथ्वी इसके सूरज के साइड में घूमेगी, इसके अराउंड घूमेगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर 24 घंटे में अपने आप के अक्ष पर तो घूम रही है, तभी तो दिन रात हो रहे हैं। तो ये जब घूमेगी तो उसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे रोटेशन। जब रोटेशन क्या होगा? जब ये अपने खुद पर घूमेगी, जब ये अपने अक्ष पर घूमेगी तो इसे हम कहेंगे रोटेशन। जब ये खुद घूमते घूमते इसके चारों ओर, सूरज के चारों ओर घूमेगी तो इसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। भारत की निम्नलिखित साहित्य विरासत में से किसका अर्थ है निकट आना और पास बैठना? ठीक है। तो देखते हैं। आर्यकास, आर्यनकास, पुराणास, उपनिषद एंड वेदास। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपनिषद। उपनिषद में क्या था, इसका क्या अर्थ होता था? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, निकट आना और पास बैठना, ये उपनिषद का मीनिंग है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया द मुंडा ट्राइब लिव्ड इन द रीजन ऑफ। जो मुंडा ट्राइब थी, जो मुंडा जनजाति थी, वो कौन से क्षेत्र में रहती थी? ऑप्शन नंबर ए दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी कुल्लू, ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर, या ऑप्शन नंबर डी बस्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर, अगर हम बात करें प्रेजेंट में, इसके कौन से राज्य में है? छोटा नागपुर कौन से राज्य में है? ये है झारखंड राज्य में। ठीक है। छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वन पार्टिकुलर इमेज इज फिक्स्ड विद एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप इट इज नोन एज। ठीक है। जब किसी व्यक्ति या समूह के साथ एक विशेष छवि तय की जाती है तो उसे इस रूप में जाना जाता है। कौन से रूप में जाना जाता है? मिसट्रीटेड, स्टैचू, डिस्क्रिमिनेटेड या स्टीरियोटाइप्ड। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा स्टीरियोटाइप्ड। स्टीरियोटाइप्ड क्या होता है? जब हम किसी की छवि बना लेते हैं मन में, है ना। जैसे कि पुराने टाइम में कैसे छवि बनाई हुई थी कि महिलाएं सिर्फ घर का काम करेंगी, पर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ना। तो ये क्या है? एक स्टीरियोटाइप है, पहले से ही निर्धारण कर लिया गया है कि ये इंसान यही काम करेगा। ठीक है। उसकी, उस विशेष इंसान की जब छवि बना ली जाती है, एक विशेष छवि तय की जाती है, तो इसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रवेश है, क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी। तो ये देखते हैं ये कौन से में है 21 राइट, आर्टिकल 21 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये है राइट टू लाइफ। इसमें क्या है? राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, कि हमें जीने का अधिकार है, हमारे चॉइसेस एंड डिग्निटी, कि हम अपनी इज्जत से जी सकते हैं, हमें ये हक है संविधान ने दिया हुआ है। तो हमारे आर्टिकल 21 में ये बात लिखी हुई है, राइट टू लाइफ विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन से में दिया हुआ है? आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खालसा, इनमें से कौन से खालसा के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी या गुरु अंगद देव जी? तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, इसका ये आंसर आप टिक कर लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर लेड द इंडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस, इनमें से ऐसे कौन सा मुगल रूलर था जिन्होंने क्या किया था? सार्वभौमिक शांति का विचार का नेतृत्व किया था। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने इनकी यूनिवर्सल पीस की स्थापना की थी और इसका क्या कहा गया था? सुलह ए कुल कहा गया था इसको, यूनिवर्सल पीस को। ठीक है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर उन्होंने आइडिया दिया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आइडिया दिया था, फिर अकबर ने इनको क्या किया था? इनको एनफोर्स किया था यूनिवर्सल पीस को। इसमें सभी धर्मों की विशेष बातें भी लेकर आई गई थी, अच्छी बातों, सभी धर्म की अच्छी बातों को लेकर आया गया था यहाँ पर। ठीक है, जिसे बाद में दीन इलाही कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9। हु लेड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर, कित्तूर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रानी चन्नम्मा, ऑप्शन नंबर बी नाना फडनिस, ऑप्शन नंबर सी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका जो सही उत्तर है रानी चन्नम्मा ने क्या किया था? एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर कॉल्ड। तो क्या होगा इसका? किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले स्थान, लोगों, चीज़ों या प्रकृति को क्या कहा जाता है? ये एक हिसाब से इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इसको किसको कहा जाएगा। देखते हैं, एनवायरनमेंट, बायोटिक रिसोर्सेज, लिथोस्फेयर या सराउंडिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर, इस पर टिक कर लीजिए। पर्यावरण इसका सही उत्तर होगा। पर्यावरण क्या है? किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले स्थान, लोग या चीज़ों या प्रकृति को कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट बट आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स आर नोन एज, कि जिन निकायों में स्वयं की गर्मी और रोशनी नहीं होती लेकिन तारों की रोशनी से जलाया जाता है। ठीक है, इन्हें इस रूप में जाना जाता है कि जो बॉडीज़ हैं वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन है इनमें से जिनकी खुद की, यहाँ पर आपने बात का ध्यान रखना है, नॉट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती हैं? जैसे कि अपनी अर्थ है, क्या हमारी अर्थ अपने आप चमकती है? क्या हमारे अर्थ में कोई है ऐसी चीज़ जो अपने आप चमकने लग जाए, है ना? तो ये हमारे प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, ये किस पर निर्भर है? सूरज पर निर्भर है। हमारा जो सन है उस पर निर्भर है कि उसकी लाइट पर आएगी तभी हम डिपेंडेंट रहेंगे उस पर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लैनेट्स। अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी आसमान में, अंतरिक्ष में, है ना, जो भी चीज़ें चमकती हैं, स्पेस में जो भी चीज़ें चमकती हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, एस्ट्रॉयड हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तारे हो गए, है ना, स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन, ये सभी क्या हैं? ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, तो ये चमकती हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। स्टार्स भी चमकते हैं, कॉन्स्टिलेशन जैसे नक्षत्र होते हैं, जो कि कुछ स्टार्स होते हैं, कोई विशेष पोजीशन बनाते हैं, कोई शेप बनाते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तारों का समूह, ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आउट ऑफ द फॉलोइंग
विच इज़ द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ द एटमोसफेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इनमें से हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वायुमंडल में सबसे आदर्श परत कौन सी है? इसमें से हम उस परत का नाम बताना है जिसमें हम हवाई जहाज बहुत ही अच्छे तरीके से उड़ा सकते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या आइनोस्फेयर, समताप मंडल, बहिमंडल, शोभ मंडल या यौन मंडल। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो जब जो सबसे पहले वाली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ होती हैं, नेचुरल गतिविधियाँ नहीं होती, जैसे कि बारिश हो गई, बिजली कड़क गई, ये सारी कहाँ होती हैं? ये सारी होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। इसलिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती क्योंकि यहाँ पर हम प्लेन नहीं उड़ा सकते, है ना। जैसे कि यहाँ पर बारिश होगी, जब क्लाउडी मौसम होगा तो यहाँ पर बारिश कैसे उड़ा सकते हैं? सॉरी, एरोप्लेन नहीं उड़ा सकते। यहाँ पर जब स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती, यहाँ पर बारिश नहीं होती, ना लाइटिंग होती है, तो इसलिए एरोप्लेन को वहाँ पर ले जाकर उड़ाया जाता है। और यहाँ पर ओजोन लेयर भी स्थित होती है जो कि हमें पैराबैगनी या अल्ट्रावायलेट रे से भी बचाती है। तो उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए, स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन रॉक फ्रैगमेंट गेट कंप्रेस्ड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स दे आर नोन एज। जब चट्टान के टुकड़े चट्टानों की परतों को बनाने के लिए संकुचित हो जाते हैं तो वे इस रूप में जाने जाते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? जब रॉक्स फ्रैगमेंट हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मेनली किससे बनती है? जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स आपस में कंप्रेस होते हैं। सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स जब आपस में कंप्रेस होते हैं तो ये कौन सी बनेगी? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं? जो इग्नियस रॉक्स हैं वो कैसे बनेंगी? जब ज्वालामुखी धरती के अंदर ही जब निकल जाता है, वो पिघल जाता है मैग्मा, ठीक है, जब लावा अंदर ही जब जम जाता है, वो गर्म हो जाता है तो उसको अंदर ही जम जाता है, तो उसको हम इग्नियस रॉक्स, इस तरह से इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मेटामॉर्फिक चट्टाने। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस इट इज रेफर एज। जब भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जब एक साथ जब वो स्थापित की जाती हैं, अपनी निकटता के लाभों को साझा करती हैं, तो इसको संदर्भित किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सिस्टम या इंडस्ट्रियल रीजन। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रियल रीजन इज द राइट आंसर। औद्योगिक क्षेत्र, उसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं हम। ठीक है, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज अपने क्लोज होने के कारण बहुत सारा लाभ कमाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ शेडिंग लीव्स एंड देयरफॉर डू नॉट एवर लुक बेयर। निम्नलिखित में से किस वन में पत्तियों को छोड़ने का एक अलग अवधि नहीं होती और वो इसलिए कभी भी नंगे नहीं दिखाई देते, मतलब कि उनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है। ठीक है, तो कौन से वो वन है? टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। समशीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो उसका जो सही उत्तर होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये फॉरेस्ट होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां पर कभी भी पत्तियां नहीं झड़ती। यहाँ पर जो होते हैं कभी भी पत्तियां नहीं झड़ेंगी, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, तापमान लगभग 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक रहेगा, और यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जो जंगल होते हैं वहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो कभी नहीं झड़ती। ठीक है, वो सदाबहार रहते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया इज द। जो हमारे भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि भारत में कानून बनाता कौन है, कौन सी ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी है जो भारत में कानून बनाती है। तो इसका देखते हैं, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाती है और बाद में उस पर
प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है, सहमति ली जाती है, प्रेसिडेंट इस पर बाद में हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो कानून, वो बिल कानून बनता है। ठीक है, तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी उन लॉ को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, उन लॉ को इंटरप्रेट करती है, पार्लियामेंट क्या करती है? लॉ को बनाती है। ठीक है, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? संसद। संसद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर इट इज कॉल्ड। जब हमारी जो राज्य होते हैं वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड सॉवरेनिटी, पॉलिटी, आर्बिट्रेरी या सेकुलरिज्म। संप्रभुता, विनम्रता, मनमाना या धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होगा इसका आंसर? सेकुलरिज्म वो होता है धर्मनिरपेक्ष, जहां पर कभी भी स्टेट उनके धार्मिक लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। और वैसे सॉवरेनिटी का मतलब देखना हो तो क्या होता है इसका? जब हम किसी भी देश पर किसी भी देश के फैसले के लिए, जैसे कि हम किसी भी काम को करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई देश हम पर जोर नहीं डाल सकता कि आप ये काम करिए। हम संप्रभुता है कि हम अपना काम खुद करेंगे, देशवासी हैं, हमारे देश पर कोई दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता। वो क्या है? सॉवरेनिटी है। ठीक है, सेकुलर वर्ड जो था वो फर्स्ट टाइम कब ऐड किया गया था हमारे संविधान में? वैसे जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन थे, फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, भारत बनाया, उन्होंने ये वर्ड ऐड नहीं किया था। पर ये वैसे हमारी कौन सी सरकार ने और ये कौन से सन में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में संशोधन किया गया था जब ये वर्ड जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्या पता आपके एग्जाम में ये भी आ जाए। तो ये जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अमेंडमेंट संशोधन किया गया था 42 में, उसमें यह वर्ड जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जब पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस टाइम में, तो उन्होंने ये वर्ड जोड़ा था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के साथ साथ इन्होंने एक इंटीग्रेशन और सोशलिस्ट वर्ड भी जोड़ा था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज आर नोन एज। कि वो संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? वेस्ट रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज या एक्चुअल रिसोर्सेज। अपशिष्ट संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या वास्तविक संसाधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिनका भविष्य में संभावित शायद उपयोग हो जाए। ठीक है, पर हम अभी उपयोग उसका कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है। तो वो कौन से संसाधन होंगे? पोटेंशियल संसाधन होंगे, संभावित संसाधन है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, द मुगल आर्किटेक्चर इज अ ब्लेंडिंग ऑफ। कि मुगल आर्किटेक्चर किसका सम्मिश्रण है? किसका? तुर्किश एंड अफगान स्टाइल का, तुर्किश या पर्शियन स्टाइल का, अरब एंड इंडियन स्टाइल का या पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल का। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल का। फारसी और भारतीय शैली का जो हमारा मुगल आर्किटेक्चर है वो उससे सम्मिश्रित है, उसका बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों, भारत की शैली भी यूज हुई है और फारसी की शैली भी, पर्शियन शैली भी यूज की गई है, जो कि मुगल आर्किटेक्चर जो बनाया गया है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन वैसे हमारे कल भी आया था, कल भी हमने समझा था। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि भारत का मानक मेरिडियन कौन सा है? तो देखते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 82 डिग्री 50 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द राइट आंसर। ठीक है, इस पर टिक कर लीजिए, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21, a type of farming in which higher doses of modern, यहाँ पर स्पेलिंग मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न इनपुट्स आर यूज टू obtain higher productivity is known as। कि एक प्रकार की खेती जिसमें उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक अदानों की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ी सी
ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो गई है। तो उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा कि इस प्रकार की खेती जहाँ पर उच्च उत्पादन वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता हो, ठीक है, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स वाले उसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या एक्सटेंसिव फार्मिंग सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इसे कहा जाता है जब हम ज़्यादातर जो फसलें उगाते हैं उसे बेचने के लिए या व्यापारिक तौर पर हम उसे उगाते हैं, उसे हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक खेती। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, जब हम मेन अपने खुद के खाने के लिए, अपने खुद के निर्वाह के लिए जब हम उगाते हैं तो इसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो इसके देखते हैं, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल या विंड, ठीक है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा, इसमें आप अगर अलग भी देखना चाहें तो ये साफ ही पता लग रहा है कि ये फॉसिल फ्यूल हो सकता है, क्या, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, पर ये तीनों नहीं खत्म होंगे। जैसे पवन की जो हम शक्ति इस्तेमाल करेंगे ये कभी नहीं खत्म होगी, है ना। जो टाइडल एनर्जी है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये भी नहीं खत्म हो सकती कभी, ठीक है। जो सोलर एनर्जी है, सूरज की किरणों को हम जो धरती पर उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना, जो हम सूरज की किरणों से हम जो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसको बड़े ये जो फॉसिल फ्यूल है, हमारा जो पेट्रोलियम है या फ्यूल है, इसको अगर ये खत्म हो जाए तो इसको लाखों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये कन्वेंशनल सोर्स है, ठीक है, पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। बाकी सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं। आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और ये फॉसिल फ्यूल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू दिस प्रोसेस एज, जब एक देश द्वारा दूसरे के अधीन होने से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो हम इस प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। उस हम प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉलोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी रेनेसेंस, ऑप्शन नंबर सी कॉन्फेडरेसी, ऑप्शन नंबर डी मर्सेंटाइल। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा कॉलोनाइजेशन। जब एक देश दूसरे देश के अधीन हो जाता है, कौन से मामलों में, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों में। जैसे कि अंग्रेज हम पर करके गए थे, हमें कॉलोनी बनाकर गए थे ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उपनिवेश। कॉलोनाइजेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द सी अराउंड जापान हैव रिच फिशिंग ग्राउंड्स बिकॉज ऑफ, जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है और जापान के चारों ओर समुद्र के कारण मछली पकड़ने का समृद्ध मैदान है। क्यों, क्या कारण हो सकता है कि वहां पर नॉर्थ अमेरिका का जो सी ग्राउंड है और जापान का जो फिशिंग ग्राउंड है वहां पर सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं, वो स्थान उपयुक्त क्यों, अप्रोप्रिएट क्यों है मछलियां पकड़ने के लिए। तो उसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा हो सकता है। ए ऑप्शन, अ वार्म करंट अलोंग द कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी अ मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, ऑप्शन नंबर सी अ कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट, ऑप्शन नंबर डी इंडेंटेड कोस्टल एरिया, ठीक है। तो एक बार हिंदी में देखते हैं, तट के साथ एक गर्म धारा, गर्म और ठंडे धाराओं की बैठक, तट के साथ बहने वाली एक ठंडी धारा, या इंडेंटेड कोस्टल एरिया, मतलब कि उबड़ खाबड़ जैसी इंडेंटेड होगी बहुत ज़्यादा कोस्टल एरिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स। जहाँ पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जब मिलती हैं तो वो स्थान मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, वहाँ पर मछलियाँ फिर बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो उस स्थान पर मछलियों को पकड़ने के लिए स्पॉट बनाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अ पार्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग इन देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ, एक विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है जहाँ पर रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं को क्या कहा जाता है। क्या उसे स्टेट कहते हैं, उसे रीजन कहते हैं, टेरिटरी या कंस्टिट्यूएंसी। एक राज्य, क्षेत्र यहाँ पर थोड़ा सा हो गया सिनोनियम, इन्होंने थोड़ी मिस्टेक की है, संविधान। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कंस्टिट्यूएंसी।
कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26। इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च की शुरुआत कैसे हुई थी? स्वदेशी मूवमेंट से, होम रूल मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, या सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट से? तो उसका जो सही उत्तर होगा सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट से ये हुई थी। ये कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है, 1930 में सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाया गया था। और ये क्विट मूवमेंट इंडिया कब आया था? ये आया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में, जब गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो का। तो चलिए चलते हैं, इसका जो सही उत्तर हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लासिकल डांसेज? इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो क्लासिकल डांसेस के बारे में सही कही गई है? ये ऑप्शन, कथकली इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कथक, कथक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम ओनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, they were always superior to folk dances, there are 8 recognized classical forms of dances। ठीक है, तो उसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? इसका होगा there are 8 recognized classical form of dances। नृत्य के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय रूप हैं। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंड फीचर? इसमें से कौन सा इरोजनल लैंड फीचर है? ठीक है, अपरिमेय भूमि की विशेषता। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मोरेन्स, मशरूम रॉक्स, लोएस या डेल्टा? इसका सही उत्तर होगा मशरूम रॉक। मशरूम रॉक हमने पढ़ा भी था कैसे बनती हैं, जब ऐसे ऐसे की शेप की बन जाती हैं जो चट्टानें होती हैं, जब यहाँ हवाएं चलती हैं, जब यहाँ विंड चलती हैं, जब इधर से विंड चलती हैं तो यहाँ पर जो होती है ये घिस जाती है। ठीक है, ये इरोजनल हो जाती है, इरोड हो जाती है हवाओं की वजह से चट्टानें, यहाँ नरम चट्टानें होती हैं और ऊपर से मशरूम की शेप बन जाती है, तो इसे मशरूम कहते हैं। मोरेन्स क्या होता है? जब ये आकृतियाँ कैसे बनती हैं? जो मलबा होता है बर्फ़ के द्वारा, जब वो इरोड करती हैं ज़मीन को, ठीक है, वहाँ पर वो मलबा इकट्ठा कर देती हैं, तो जो स्नो होती है, ठीक है, जो स्नो होती है उससे मोरेन्स उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं? जो बर्फ़ होती है उससे जब बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मोरेन्स। और लोइस ये भी हवाओं से बनती है। ठीक है, हवाएं जब बहुत तेज़ी से चलती हैं तो मिट्टी उड़ाकर ले जाती हैं। ठीक है, तो वो चादर सी बिछ जाती है कहीं पे। ठीक है, वो चादर से बिछ जाती है तो उसे हम कहते हैं लोइस। और डेल्टा कैसे बनता है? जब ऐसे नदियाँ चलती हैं, नदियाँ जब नदी चल रही होती है, ठीक है, जब नदी बह रही होती है तो अपने साथ ही बहुत सारा मलबा लेकर आती हैं, ठीक है, मिट्टी का। तो जब ये समुद्रों में ऐसे मिलती हैं तो यहाँ पर एक टाइम पे इतनी सारी मिट्टी यहाँ पर रह जाती है और यहाँ पर पानी तो ऐसे निकल जाता है, ठीक है, पर यहाँ पर ये ट्रायंगल सी शेप बन जाती है, ट्रायंगल सी शेप बन जाती है। ये मिट्टी की शेप होती है। ठीक है, ये मिट्टी की शेप बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारा मलबा लेकर आ रही होती हैं जो नदियाँ होती हैं, तो ये ऐसे निकल जाती हैं। तो ये जो यहाँ पर ये जो मिट्टी की जो परत रह जाती है ये थोड़ी सी, इसे हम डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगल शेप में बन जाती है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इन इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जो भारत में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत में कौन है गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट? तो उसका क्या सही उत्तर होगा? वो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति इन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30। मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन। जो 80% से ज़्यादा जो आबादी है वो कहाँ रहती है? नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, एशिया एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एशिया एंड अफ्रीका में। 80% आबादी यहाँ पर रहती है, एशिया एंड अफ्रीका में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एशिया और अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 31। बेस्ट वे टू टीच द टॉपिक फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट्स। हमने संसद के कार्य विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखते हैं
इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? अगर हमने क्लास में बच्चों को संसद के बारे में पढ़ाना है तो हम उनको कैसे पढ़ा सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग डिबेट्स फॉर अराइविंग एट कंसेंसस ओवर इशू। ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर सी, लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर डी, स्टोरी टेलिंग। संसद के कार्य विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मुद्दों पर सर्वसम्मति से पहुंचने के लिए बहस आयोजित करना, परियोजना का काम, व्याख्यान विधि या कहानी कहने की विधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए, हम डिबेट करवाएंगे जिससे बच्चे अच्छे ढंग से फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 32, द कलेक्शन ऑफ वेदर इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि हम अगर वेदर इन्फॉर्मेशन होती है जो मौसम के साधनों का उपयोग करके मौसम की जानकारी संग्रह करना, ठीक है, एक किसका उदाहरण है? ये कौन सा डाटा होगा? ये टेरिटरी डाटा होगा, जेनेरिक डाटा, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा? ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर होगा? वो होगा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, वैसे प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो फर्स्ट हैंड डाटा हो, फर्स्ट हैंड डाटा हो और फ्रेश डाटा हो, ठीक है, ये किसी द्वारा कॉपी ना किया हो। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? सेकंड हैंड। जैसे कि हम फर्स्ट हैंड का जो डाटा यूज़ करते हैं, फर्स्ट हैंड का डाटा हम किसी द्वारा यूज़ कर रहे हैं, हम कोई बुक लिख रहे हैं, हमने दूसरों की बुक से सीधा उठा लिया। अगर हमने हम कोई किताब लिख रहे हैं और हमने किसी की किताब की मदद ले ली, ठीक है, तो हमने वहाँ से सीधा मटेरियल उठा लिया, तो वो क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा हो गया। अगर वही हम प्राइमरी डाटा खुद जाकर, जैसे कि हम फाइनल पर्सन टू पर्सन जाके जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं कि हाँ वहाँ क्या हुआ था, तो वो क्या होगा? वो फर्स्ट हैंड डाटा होगा। और सेकेंडरी डाटा, जब हम वो डाटा फ्रेश नहीं होगा, वो सेकंड हैंड डाटा होगा, तो उसे हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो वेदर इन्फॉर्मेशन होगी जो, वो प्राइमरी डाटा होगी, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा पर आधारित होगी। तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक डाटा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टीचिंग एड टू शो प्रोपोर्शनेट साइज शेप ऑफ कॉन्टिनेंट। कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों को आकार को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायता है? तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? कि हमने बच्चों को, हमने कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, महाद्वीप होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ाना है, ठीक है। महाद्वीपों के बारे में पढ़ाने के लिए हम इनमें से कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उनको एक्यूरेट साइज का बता सकें बच्चों को कि हाँ ये हमारा भारत है और ये हमारा इधर ये कंट्री है, इधर हमारा ये राज्य है, इधर ये ओशियंस है, इधर इंडियन ओशन है, इधर वेस्ट बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे? ग्लोब्स की मदद से, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड या पोस्टर ऑफ द अर्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्लोब। हम ग्लोब की मदद से बच्चों को अच्छी ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब इज द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। वो भू आकृति है ना, उसकी पूरी आकृति बनी हुई है, नकल की हुई है अर्थ की, तो वहाँ पर बच्चे को हम अच्छे ढंग से बता सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट का साइज क्या है, जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, उनका साइज कहाँ है और वो कहाँ लोकेटेड है, ये सब जब वो बच्चा ग्लोब पर देखेगा तो उसे सब अच्छी चीज़ें से समझ आएंगी, अच्छे तरीके से समझ आएंगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट। कि इनमें से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल कौन सा है इसमें से? तो उसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव या हलौर। इसका कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा भीमबेटका। भीमबेटका इज द राइट आंसर, इस पर टिक कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द राइट रेफरेंस टू सोशल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, इसमें से कौन सा सही है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसमें इकोनॉमिक्स भी ऐड होना था, पर इन्होंने थोड़ी ऑप्शंस ऐसी दी हुई हैं, तो हमें इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे इकोनॉमिक्स भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ अ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ। कि हमने नक्शे की एक सार्वभौमिक भाषा के इसके माध्यम से समझा जा सकता है, किसके माध्यम से समझा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है? अल्फ़ाबेट्स, थीमेटिक मैप्स, कन्वेंशनल सिंबल्स या स्केच।
तो हमने मैप को समझना है। हम मैप को कैसे समझ सकते हैं अच्छे ढंग से? अगर हमने कन्वेंशनल सिंबल्स को अच्छे ढंग से समझा है तो हम मैप को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ है, समझौता हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर आपको मैप समझना है तो हम कन्वेंशनल सिंबल्स की मदद से ही समझेंगे, क्योंकि ये कन्वेंशनल सिंबल्स हर मैप में यूज होते हैं, पारंपरिक प्रतीक। तो उसका जो सही उत्तर होगा कन्वेंशनल मैप्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द टॉम्ब ऑफ सूफी संत इज नोन एज, जो सूफी संत की कब्र है उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो सूफी संत होते हैं उनकी कब्र को क्या कहते हैं? इबादत गाह, दरगाह, ईदगाह या खानकाह? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दरगाह। जो सूफी संत की जो होती है ना कब्र, हम उन्हें दरगाह कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। रीड सम पॉइंट अबाउट द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ बिंदु पढ़ें। इट इज एस शेप्ड, कि ये एस, इसकी जो है अटलांटिक ओशन है वो एस शेप्ड में है। इट इज कोस्ट लाइन इज स्मूथ एंड स्ट्रेट। ठीक है, जो इसकी कोस्ट लाइन है, जो इसकी तटरेखा है, तटरेखा वो बहुत ही स्मूथ है और सीधी है। इट इज बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम कमर्शियल व्यू पॉइंट। ये क्या है? ये वाणिज्यिक के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। ए सी, ऑप्शन नंबर ए सी, ए क्या सही है? बी भी सही है क्या, या सी? तो हम देखते हैं, हाँ ये ऐसा शेप्ड का है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। इट्स कोस्ट लैंड इज स्मूथ एंड स्ट्रेट, नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज गलत। तो यहाँ पर देखते हैं सी, इट इज बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द कमर्शियल व्यू पॉइंट, विच ऑफ द अबोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका जो सी ऑप्शन है, सी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अब देखें यहाँ पर ए और सी दिया हुआ है, और यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ए सी है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, ए एंड सी। सो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द फेमस कनकेस्ट ऑफ कलिंगा बाय द मौर्यन रूलर अशोका वाज फॉट इन द प्रेजेंट डे। जो मौर्य का राजा था, मौर्य शासक अशोक द्वारा जो कलिंग युद्ध हुआ था, उसमें जो लड़ाई की गई थी, वो जहाँ जिस जगह पर लड़ाई की गई थी उस जगह का क्या नाम था? कलिंगा। कलिंग युद्ध हुआ था, तो वो जगह प्रेजेंट में, वर्तमान में वो जगह है कहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, या ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा पर टिक करिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए नैरो शिप्स ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू मासेज इज नोन एज। ठीक है, एक नैरो शिप ऑफ लैंड है, एक पतली सी भूमि का एक संकीर्ण जहाज जो दो भूमि द्रव्यमान को जोड़ता है, जो एक नैरो सी एक स्ट्रिप होगी, ठीक है, जगह होगी लैंड की, जो दो लैंड को जोड़ेगी, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम इस्तुमस कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी के सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर इज, कि बायोस्फीयर जीव मंडल के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा हो सकता है? देखते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन नंबर बी वेरियस डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट, या मैंस इमीडिएट सराउंडिंग, या प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो इसका जो सही उत्तर होगा भूमि, जल, वायु, पौधे और जानवर। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल। बायोस्फीयर का क्या होता है? जहाँ पर हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर हम अच्छे से जी सकते हैं, जहाँ पर हमें पानी मिले, जहाँ पर हमें हवा मिले, ठीक है, जहाँ पर हमें खाना, प्लांट्स, सारा कुछ मिल रहा है ना, कि ये इंसानों के लिए उपयुक्त जगह है। किसी भी जीवों के लिए रहने के लिए जो उपयुक्त जगह है वो सूटेबल है, उसे हम ये कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। द ईयर 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज। ठीक है, हम 2012 को इनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है उससे लिख सकते हैं? ए डी 2012, ऑप्शन नंबर बी ए पी 2012, बी सी 2012, या डी ई सी 2012। तो जिसका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एनो डोमिनी। ए डी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, हम इसको 2012 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो आप नीचे कमेंट में करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा
आप हमें यह कमेंट करके भी बताएं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।